हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो हम बात करेंगे आज के लेक्चर में, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर्स जो हैं वो पढ़े हैं, तो अभी तक हमने किसी भी टॉपिक में जो है वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात नहीं की। ठीक है, तो आज हम पहली बार जो है इस टॉपिक के अंदर शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिस्कस करेंगे। और इसमें जो है आप याद रखेंगे कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है, ये एक फर्स्ट एवर थ्योरी है। ठीक है, फर्स्ट एवर थ्योरी टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। और सबसे पहली थ्योरी है बेटा जो मॉलिक्यूल्स की शेप को, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करती है। इसका नाम है वेस्पर थ्योरी, और इसको हम पूरा जो इसका नाम बनता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप अभी भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से बेटा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तो लाइक भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है बेटा, सबसे पहले अब हम इसको शुरू करेंगे, जो कि हम देख रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को, मॉलिक्यूल्स की शेप को एक्सप्लेन करती है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि इस थ्योरी को किसने दिया था। बट दिस थ्योरी वाज गिवन बाय सिडविक एंड पावेल। ठीक है, याद रखेंगे, आप कॉपी पे भी लिखेंगे आप कि आप अपनी कॉपी और अपना पेन जो है साथ में रखिएगा, और इस लेक्चर को साथ साथ में आप नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय सिडविक एंड पावेल 1940 में, बट वाज फर्दर इम्प्रूव्ड, और जिसको आप बताओगे कि मॉडिफाई जो है इसको किया था बाद में किसने, लेटर ऑन इट वाज मॉडिफाइड और इम्प्रूव्ड बाय निहोल्म एंड गिलेस्पी इन 1957 में। ठीक है, 1940 में इसको सिडविक एंड पावेल देते हैं, और 1957 में ये इम्प्रूव होती है, यानी मॉडिफाइड होती है किसके द्वारा, निहोल्म एंड गिलेस्पी के द्वारा। ठीक है, अब बेटा ये थ्योरी कहती क्या है, किस तरह से मॉलिक्यूल्स की शेप को एक्सप्लेन करती है, उस पर हम कुछ पोस्टुलेट्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, यानी हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ऐसी मतलब इसमें कौन सी बातें रही मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री के लिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हुई। ठीक है, तो फर्स्ट पोस्टुलेट इसमें इस तरह से है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। सबसे पहली चीज़ है कि जो भी मॉलिक्यूल होगा जिसकी हमें शेप बतानी होगी, उसकी शेप जो है मॉलिक्यूल की वो डिपेंड करेगी उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कि वैलेंस शेल के लेकिन कहाँ पे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे मॉलिक्यूल की शेप डिपेंड करेगी, अराउंड द सेंट्रल एटम। इसका मतलब कि जैसे मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर मॉलिक्यूल के NH3, इसका मतलब सेंट्रल एटम यहाँ पर हुआ करता है कोई एटम मॉलिक्यूल का, हाँ बिल्कुल हुआ करता है। जैसे मैंने देखिए यहाँ पर NH3 मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया है, वन ऑफ द एटम ऑफ दिस NH3 मॉलिक्यूल विल बी रिकॉर्डेड एज सेंट्रल एटम। ठीक है, जो जिस टू विच द अदर एटम्स आर बॉन्डेड, जिसके साथ दूसरे वाले एटम जो है वो बॉन्डेड होते हैं। और देखिए सिचुएशनली हमें यहाँ पे बेटा पता चल जाता है कि कौन सा सेंट्रल एटम है जब हम इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ओपन करते हैं। जैसे नाइट्रोजन यहाँ पर है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन कुछ जब हम ओपन करके इस तरह से बता देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि वाकई में यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम का रोल प्ले करता है। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पहला जो पोस्टुलेट आ रहा है, हाउ दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो पहला जो पोस्टुलेट है वो ये कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कि सेंट्रल उस एटम मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के अराउंड वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, किस तरह के हैं, उन पे मॉलिक्यूल की शेप जो है वो डिपेंड करती है उस सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक, चलिए दूसरा पोस्टुलेट देखते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर। मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए अगर हम NH3 में नाइट्रोजन की ही बात करेंगे तो उसमें वैलेंस शेल में चूंकि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन आपस में या किसी भी एलिमेंट के सेंट्रल मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम की आप बात कीजिए, ठीक है, वहाँ पर जो वैलेंस शेल होगा उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये थ्योरी कहती है कि ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, रिपल करते हैं। रिपल मतलब ये आपस में दूर भागते हैं, एक दूसरे को देखकर ये क्या करते हैं, ठीक है, डिस्टेंसेस एक्वायर करते हैं, एक दूसरे से रिपल करते हैं। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल रिपल विद वन अनदर, ऐसा भी मानना है
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का। नेक्स्ट पॉस्टुलेट है कि these electron pairs tend to occupy such positions in space that minimize the force of repulsion between them and hence maximize the distance between them। अब जब हम कहते हैं कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में रिपल्शन करते करते, ठीक है, ऐसी पोजीशंस एक्वायर करते हैं जहां पे ये आपस में क्या करते हैं, मिनिमम रिपल्शंस फील करते हैं, मिनिमम रिपल्शंस फील करते हैं। और ऐसा करने से, मिनिमम रिपल्शंस फील करने से इनके बीच जो डिस्टेंस हो जाता है वो मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, एंड मैक्सिमाइज डिस्टेंस बिटवीन देम। नेक्स्ट पॉस्टुलेट है बेटा, ए मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। इसके मुताबिक ये मानना है कि मल्टीपल बॉन्ड हम कहते हैं डबल बॉन्ड को या कहते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। एक मल्टीपल बॉन्ड को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये मानती है कि इसे हम कंसिडर करते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड या सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की ही तरह है, ठीक है। एंड 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मतलब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला डबल बॉन्ड हो या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला ट्रिपल बॉन्ड हो, एंड 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ दिस मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज अ सिंगल सुपर पेयर, हम उसको बोलते हैं। मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर बोलती है जहां पे आपको मल्टीपल बॉन्ड दिखे मॉलिक्यूल में, ठीक है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो हम उसको सिंगल बॉन्ड कंसीडर करें, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम हम यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर में देंगे कि हम बताएंगे इसको सिंगल सुपर पेयर, SSP, सिंगल सुपर पेयर का नाम हम यहां पर इसको डबल या ट्रिपल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड को यहां पे सिंगल सुपर पेयर का नाम देते हैं। नेक्स्ट पॉस्टुलेट है बेटा, पॉस्टुलेट नंबर 5, इन केस 2 और मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल। जैसे देखिए हम रेजोनेंस पढ़ के आए हैं, पिछला टॉपिक हमने रेजोनेंस, उसके बाद हमने डाइपोल मोमेंट, लेकिन डाइपोल मोमेंट के साथ साथ में हमने रेजोनेंस पढ़ा है। तो अगर मान लीजिए कि किसी मॉलिक्यूल के लिए मोर देन ठीक है 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं, ठीक है, 2 और मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर रिप्रेजेंट करते हैं एक मॉलिक्यूल को, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी यानी वेस्पर थ्योरी जो है, इट कैन बी अप्लाइड टू एनी सच स्ट्रक्चर। आप किसी एक के लिए जो है इसको अप्लाई कर सकते हो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप को बताने के लिए। मतलब जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वहां पर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे, आप किसी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए भी वेस्पर थ्योरी को अप्लाई कर सकते हो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक। नेक्स्ट है बेटा नेचर ऑफ रिपल्सिव। देखो हमने यहाँ पर मेन चीज बताई कि जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल रिपल वन अनदर। अब ये रिपल्शन किस तरह की होती है, यहाँ पर आपने ध्यान करना है, यहाँ पे आपने ध्यान देना है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इनमें जो नेचर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस है बेटा कि वो इस तरह से होती है। सबसे ज्यादा आपने याद रखना है कि लोन पेयर कौन सा होता है, अनशेड पेयर का मतलब हो गया कि जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। तो सबसे ज्यादा ये अनशेड पेयर या जिसे हम लोन पेयर कहते हैं, ये आपस में ज्यादा रिपल्शंस करते हैं। लोन पेयर उससे कम जो है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होती है, और सबसे कम रिपल्शन जो है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच होती है। यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर कभी आपको पूछी जा सकती है, रिपल्सिव इंटरेक्शंस या रिपल्सिव फोर्सेस जो है उनका एक ऑर्डर, चाहे इंक्रीजिंग में पूछा जाए डिक्रीजिंग में पूछा जाए, आपने याद रखना है यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया है कि सबसे ज्यादा रिपल्शन जो है वो लोन पेयर के बीच होती है, क्योंकि वो फ्री होते हैं, वो बॉन्डिंग में होते ही नहीं, वो फ्री है, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन वो करते हैं अनशेड पेयर या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उससे कम होती है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, यानी लोन पेयर जो कि फ्री है, बॉन्डिंग में नहीं है, और बॉन्ड पेयर जो कि बॉन्डिंग में है। उन दो के बीच उसके बाद का मतलब जो इसका ये स्ट्रेंथ होती है फोर्स की, वो नंबर 2 पे आती है। इसके बाद नेक्स्ट वन जो है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर थर्ड पे, ठीक है, सबसे ज्यादा लेकिन लोन पेयर और लोन पेयर। उसके बाद यहाँ पे आपने याद रखनी है नेक्स्ट पॉस्टुलेट जो है हमारे पास बेटा, याद रख लीजिए कि फॉर मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 और मोर एटम्स, ठीक है, जिन मॉलिक्यूल्स में 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आएंगे, मतलब मॉलिक्यूल है कंटेनिंग 2 एटम्स या 2 से ज्यादा एटम्स है, वन ऑफ द एटम इज कंसिडर्ड एज ए सेंट्रल एटम। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम एक मॉलिक्यूल को, जैसे अभी मैंने NH3 में बताया आपको ऊपर, ठीक है, तो वन ऑफ द एटम ऑफ द मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड एज द सेंट्रल एटम टू विच द अदर एटम्स आर लिंक्ड, जिसके साथ बाकी वाले जो है वो लिंक होते हैं। इसी तरह से है नेक्स्ट पॉस्टुलेट, दैट मीन्स पॉस्टुलेट नंबर 7, जो कि है
सेंट्रल एटम इज लिंक्ड टू बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर सेंट्रल एटम जो है वो जुड़ा होगा, बॉन्डेड होगा बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही, जितना बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, एंड दैट टू विद सिमिलर एटम्स। बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात देखने को मिल रही है कि अगर सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल का जो है वो लिंक्ड होगा सिर्फ और सिर्फ बॉन्डेड पेयर के साथ, कोई लोन पेयर उसके पास सेंट्रल एटम के पास नहीं होगा मॉलिक्यूल के, और वो भी किस तरह से कि जो सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल का होगा उसके साथ जो बॉन्डेड एटम्स होंगे वो सिमिलर होंगे, एंड दैट टू विद द सिमिलर एटम्स, देन द रिपल्शन बिटवीन देम आर सिमिलर। इसका मतलब है जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर एक एटम आपको बता रहा हूँ, सेंट्रल एटम ए है, जनरली मैं बता रहा हूँ, इसके साथ सपोज करो कि ये AB3 मान लीजिए, चलिए ये AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है। अगर ये AB3 मॉलिक्यूल है, इसका सेंट्रल एटम अगर ए है, तो इसके साथ जो ये बॉन्डेड एटम्स है ये B, ये भी B और ये भी B, यानी सेम है। B का मतलब हो गया कि ये सिमिलर एटम्स है। तो बात ये आ रही है, पॉस्टुलेट ये आ रहा है कि इफ दिस सेंट्रल एटम इज लिंक्ड टू द बॉन्डेड एटम्स, अगर ये बॉन्डेड एटम जितने, और देखिए यहाँ पर सेंट्रल एटम में कोई लोन पेयर दिखाई नहीं रहा हो, सिर्फ बॉन्डेड पेयर ही है, 1 2 3 है, तो फिर यहाँ पे कोई लोन पेयर इसके साथ नहीं होगा, और वो सेंट्रल एटम जो है वो सिमिलर एटम्स के साथ बॉन्डेड होगा, लिंक्ड होगा, देन द रिपल्शन बिटवीन देम। इसका मतलब जो ये AB रिपल्शन होगी, ये वाली AB रिपल्शन होगी, ये AB रिपल्शन होगी, ठीक है, ये आप सिमिलर होंगी, देन द रिपल्शन बिटवीन देम आर सिमिलर। इनके बीच जो तब रिपल्शन बनेगी, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन बनेगी, वो एक जैसी होंगी, यानी सेम मैग्नीट्यूड की होंगी। सो द मॉलिक्यूल इज सेड टू बी अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। और एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं, नोट कीजिए कॉपी पे आप, सच अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड इज सेड टू हैव रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर मतलब कि वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स होगा उस मॉलिक्यूल का, ठीक है, उसकी रेगुलर डेफिनेट ज्योमेट्री होगी उस मॉलिक्यूल की, ये भी आपने यहां पे याद रखना है। नेक्स्ट पोस्टुलेट है इफ, इसका उलट है लेकिन ये बेटा, इफ द सेंट्रल एटम इज लिंक्ड टू डिफरेंट एटम्स। देखो ऊपर वाले में हमने पोस्टुलेट नंबर 7 में हमने बताया कि इफ द सेंट्रल एटम इज लिंक्ड टू द सिमिलर एटम्स, लेकिन यहां पे बताया इफ द सेंट्रल एटम इज लिंक्ड टू द डिफरेंट एटम्स। अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट एटम्स के साथ लिंक होगा, जुड़ा होगा, एंड कंटेन्स लोन पेयर्स इन एडिशन टू द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसके साथ जो है बेटा वो मतलब बॉन्ड पेयर्स के अलावा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अभी आपने बताया था ऊपर कि वहां पे हमने लोन पेयर्स कहा था कि लोन पेयर्स नहीं होंगे, लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं कि बॉन्डेड पेयर भी होगा और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ऊपर हमने बताया था सिर्फ बॉन्डेड पेयर्स, नो लोन पेयर्स, लेकिन यहां पर हम बता रहे हैं कि अगर सेंट्रल एटम ऐसा है कि वो जुड़ा हुआ है डिफरेंट एटम्स के साथ, उसके साथ बॉन्ड पेयर्स भी है और साथ में उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, देन द रिपल्शन बिटवीन देम आर डिफरेंट, तब उनके बीच जो रिपल्शन होगी वो सेम नहीं होगी, वो डिफरेंट होगी, ठीक है। एज अ रिजल्ट द मॉलिक्यूल हैज इर्रेगुलर ज्योमेट्री, और यू कैन से एज अ रिजल्ट द मॉलिक्यूल इज हैड टू शो एन इर्रेगुलर ज्योमेट्री। जैसे मान लीजिए हम बताते हैं कि अगर जनरली आप लोग यहाँ पे सेंट्रल एटम मान लीजिए ए, और उसके साथ आप बताएंगे कि अगर सपोज करो बेटा मैं 4 एटम्स का मॉलिक्यूल अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ए बी, ठीक है, यहाँ पे सी, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई डी एटम बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो सेंट्रल एटम है उसके साथ जो लिंक्ड एटम्स है वो डिफरेंट है जी, ये बी है, ये सी है, ये डी है, मैं जनरली बता रहा हूँ। और साथ साथ में बता रहा हूँ कि जो सेंट्रल एटम है उसके साथ बॉन्डेड पेयर के अलावा लोन पेयर भी है, अनशेड पेयर भी है, ठीक है। फिर 1 है, 2 है, 3 है, वो सिचुएशनली डिपेंड करेगा और उसी तरह से उसकी ज्योमेट्री बनती जाएगी। लेकिन फिलहाल हम बता रहे हैं कि अगर सेंट्रल एटम के साथ सेंट्रल एटम डिफरेंट एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है और उसके साथ बॉन्ड पेयर्स के अलावा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो तब उनके बीच जो रिपल्शंस होंगी वो डिफरेंट रिपल्शंस होंगी, ठीक है, वो रिपल्शन सेम नहीं होंगी। नेक्स्ट पोस्टुलेट है बेटा कि द एग्जैक्ट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द total number of electron pairs. What does this total number of electron pair means? Finally हम ये बात बता रहे हैं कि जो एग्जैक्ट शेप है मॉलिक्यूल की वो डिपेंड करती है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। अराउंड मतलब उस मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है उसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, यानी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की भी और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की भी, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। द एग्जैक्ट शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द
total number of electron pairs around the central atom, that is number of lone pairs as well as number of bonded pair of electrons। चलिए बेटा, ये कुछ पॉस्टुलेट्स थे, अब हम इनको यूज करते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स की शेप को हम एक्सप्लेन यहाँ पे करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर CO2 मॉलिक्यूल। आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस पढ़ा CO2 का, तो इसका लेविस स्ट्रक्चर भी पढ़ा आपने। सबसे पहले अगर हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही भी बताना होता है तो हमको लेविस स्ट्रक्चर बताना जरूरी होता है। तो हम यहाँ पर रेजोनेंस वैसे नहीं पढ़ रहे हैं, हमने शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के रिलेटेड जो है ये फर्स्ट एवर थ्योरी वेस्पर थ्योरी पढ़नी है, तो इसकी शेप बतानी है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले इसका लेविस स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि इसका जो लेविस स्ट्रक्चर है बेटा CO2 का, वो इस तरह से आपने किया भी है पीछे ये। ठीक है, इसका आप A कैलकुलेट कीजिए, इसका आप N कैलकुलेट कीजिए, शेड पैर कैलकुलेट कीजिए, अनशेड पैर कैलकुलेट कीजिए, स्केलेटन डालिए और शेड पैर को वहाँ पे दिखाइए, जो कि ये स्टेप्स हमने सीखे हैं पीछे। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, 2 इधर और 2 इधर। ठीक, ये वाले 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस ऑक्सीजन के बॉन्डिंग में, और ये वाले 2 इस वाले ऑक्सीजन के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी को मैंने दिखाया, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन रहा है ना, यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया। बाकी इस ऑक्सीजन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 पैर्स, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 पैर्स रह रहे हैं एज अ लोन पैर। ठीक, अब देखो बेटा वेस्पर थ्योरी इसकी शेप क्या है बताती है। सिंस सेंट्रल एटम दैट इज कार्बन हियर, CO2 में सेंट्रल एटम कार्बन है। ठीक, सिंस द सेंट्रल एटम कार्बन हैज नो लोन पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास कोई लोन पैर दिख रहा है आपको? अगर होता तो मैं यहाँ पे उनको रिप्रेजेंट करता। तो यहाँ CO2 में मौजूद सेंट्रल एटम कार्बन के पास बेटा कोई लोन पैर नहीं है, सो इट्स ज्योमेट्री सिमेट्रिकल। तो हमने ऊपर पढ़ा था, अगर मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास सिर्फ बॉन्ड पैर होगा, कोई लोन पैर नहीं होगा, ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को जी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री बोलते हैं। तो हम यहाँ पर BeCO2 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को सिमेट्रिकल बोलेंगे। एंड इट्स स्ट्रक्चर इज एंड इट्स ज्योमेट्री इज लीनियर। याद रखना आपने, ये बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है। अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल के अंदर, तो तब उसकी शेप, उसके स्ट्रक्चर को आप बोलोगे कि लीनियर ज्योमेट्री है जी उसके अंदर। लीनियर का मतलब हो गया कि स्ट्रेट वो उसके बॉन्ड्स जो होंगे सेंट्रल एटम के, जो उसके कंबाइनिंग एटम्स होंगे, वो स्ट्रेटली लीनियरली होंगे अरेंज। ठीक है, जैसे ये देखो कार्बन और यहाँ पर इसके ऑक्सीजन इस तरह से। ठीक है, और आगे हम बॉन्ड एंगल्स की भी बात करेंगे। वो लीनियर आपको पता है, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल आता है वो 180 डिग्री का आता है, लेकिन वो हम नेक्स्ट वाले कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन में बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसी तरह से जिस तरह से हमने CO2 मॉलिक्यूल की एक्सप्लेनेशन जो है शेप ऑफ मॉलिक्यूल की, आपको वेस्पर थ्योरी से पता चला कि वेस्पर थ्योरी ने CO2 मॉलिक्यूल की शेप को लीनियर बताया। अब इसी तरह से आप अदर एग्जांपल्स में BF3 या BH3 मॉलिक्यूल या वाटर H2O मॉलिक्यूल या CH4 मीथेन मॉलिक्यूल की शेप भी हम इस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से हम सबसे पहले BF3 मॉलिक्यूल को लेते हैं। BF3 मॉलिक्यूल को इन एग्जांपल्स में से लेते हैं बेटा। तो BF3 का पहले हम लेविस स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। जैसे कि सेंट्रल एटम बोरान है और इसके फ्लोरीन जो है कुछ इस तरह से होंगे। ठीक है, इसका स्केलेटन जब हम बनाएंगे यहाँ पर, तो इसके 3 फ्लोरीन जो हैं इस तरह से हमने बता दिए। ये बोरान के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स 3, और ये आपको पता है फ्लोरीन में के वैलेंस शेल में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इस तरह से आपने 7 इलेक्ट्रॉन, 3 उसके पैरेड है और 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसका अनपैर्ड है। ठीक, इसी तरह से आप यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे आप दिखाएंगे कि ये इसका क्या रह रहा है बेटा, इसी को आप बताओगे नेक्स्ट में। दैट इज ये बोरान, ये फ्लोरीन बेटा, ये फ्लोरीन इस तरह से और ये फ्लोरीन इस तरह से। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 फ्लोरीन्स के साथ 3 पैर्स यानी 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एज अ लोन पैर रह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपने ध्यान करना है कि ये इसका जो लेविस स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे बताया, इसका BF3 का जो लेविस स्ट्रक्चर है, यहाँ से आपको पता चलता है कि अभी जो मैंने बताया कि बोरान के मैंने सिर्फ बॉन्डेड पैर ही दिखाए। जैसे मैं फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पर बोरान के साथ मैंने इसका लेविस स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाया, बॉन्डेड पैर ही जितने दिखाए, कोई लोन पैर नहीं दिखाया सेंट्रल एटम बोरान के साथ। इसका मतलब क्या हो गया, अगेन हियर सिंस द सेंट्रल एटम हैज नो लोन पैर्स, यहाँ पर सेंट्रल एटम बोरान का कोई लोन पैर नहीं, तो बताओ इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। सो इट्स स्ट्रक्चर मस्ट बी सिमेट्रिकल, तो ये भी सिमेट्रिकल होना चाहिए।
ठीक है। सिमेट्रिकल होगा तो रेगुलर ज्योमेट्री होगी, तो रेगुलर ज्योमेट्री होगी, अब इसका नाम बोलना होगा, तो इसका नाम जो है वेस्पर थ्योरी देती है ट्राईएंगुलर, याद रखेंगे आप, ट्राईएंगुलर प्लानर, ट्राईएंगुलर प्लानर ज्योमेट्री। ट्राईएंगुलर प्लानर ज्योमेट्री जब हम इसकी बनाते हैं BF3 की, तो ये सेंट्रल एटम बोरान, जिस तरह से ट्राइंगल नहीं बनाते हैं, तो इसी तरह से ये बोरान फ्लोरीन बॉन्ड, ये बोरान फ्लोरीन और ये बोरान फ्लोरीन, ठीक है बेटा, ये इस तरह से, दिस इज नोन एज ट्राईएंगुलर प्लानर ज्योमेट्री ऑफ दिस BF3 मॉलिक्यूल। लेकिन ये कौन कहती है? वेस्पर थ्योरी। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो है बेटा हमारे पास वो है H2O मॉलिक्यूल। लेकिन H2O की अगर हम बात करेंगे तो H2O मॉलिक्यूल का जब हम क्या करेंगे बेटा, लेवल स्ट्रक्चर करेंगे, तो ये देखिए हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉन, फिर ऑक्सीजन, इसका वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्डिंग में आ जाएगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन के साथ, इस यहाँ से आएगा इस हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर, ठीक है, HOH। लेकिन अब ऑक्सीजन सेंट्रल एटम के पास कितने बचेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 लोन पेयर्स, ठीक है, ये तो बॉन्डेड हो जाएंगे ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, लोन पेयर जो होंगे वो कितने बचेंगे इसके पास? ऑक्सीजन सेंट्रल एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन कहो या 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहो एज अ लोन पेयर। बेटा यहाँ पे वेस्पर थ्योरी का अब ये मानना है कि ये मॉलिक्यूल ऐसा है कि जिसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिंस हियर इन दिस मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर्स इन एडिशन टू द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो इट डज नॉट हैव, हम यहाँ पर बताएंगे, इट डज नॉट हैव सिमेट्रिकल ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर। इसका इसकी ज्योमेट्री जो है वो, इसका स्ट्रक्चर जो है वो सिमेट्रिकल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉन्डेड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं इन एडिशन टू द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर लोन पेयर्स नहीं होते तो सिमेट्रिकल होता, लेकिन लोन पेयर्स भी हैं बॉन्डेड पेयर के अलावा सेंट्रल एटम में प्रेजेंट, लिहाजा ये सिमेट्रिकल नहीं माना जाएगा, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इसका माना जाएगा। जो कि अब यहाँ पर वेस्पर थ्योरी कहती है कि ये लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस जो यहाँ पे होती हैं, और बॉन्ड पेयर इवन, कि ये जब यहाँ पर होती है तो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है ये यहाँ पे मतलब वी शेप में, जिसको हम बोलेंगे बेंट शेप पे, ये मिनिमम रिपल्शंस आपस में फील करते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री तब बन जाती है बेंट वी शेप, मतलब H2O मॉलिक्यूल जो है ये जब बेंट होता है, या जिसको हम बोलेंगे दूसरे लफ्जों में वी शेप की तरह होता है, उस समय यहाँ पर ये तीनों किस्म की रिपल्शंस जो है वो मिनिमम होती है यहाँ पे, ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर बोलते हैं एज पर दी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वो होता है बेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट यहाँ पे अब आपने याद रखना है, इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आप बोलते हैं CH4 मॉलिक्यूल, ठीक है। CH4 मॉलिक्यूल की अगर हम बात करेंगे तो इसका लेविस स्ट्रक्चर जो है, इसका लेविस स्ट्रक्चर भी हमको बताना पड़ेगा। ये कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक, और हाइड्रोजन उसके साथ कंबाइनिंग 4 हैं, तो ये 4 हाइड्रोजन आप इस तरह से दिखाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये बॉन्डेड पेयर बनेंगे, इनके साथ कोई लोन पेयर नहीं है, तो आप बताएंगे फटाफट से कि इन दिस मॉलिक्यूल अगेन सेंट्रल एटम दैट मींस कार्बन हैज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इट कंटेन्स ओनली एंड ओनली बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इसके पास सिर्फ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो बताइए इसका स्ट्रक्चर कैसी, इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? सिमेट्रिकल। तो आप फटाफट से बताएंगे इट्स स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल एंड विच इज, जो कि है सिमेट्रिकल तो है, लेकिन नाम क्या है इसका? इसका नाम है जी यहाँ पे टेट्राहेड्रल। क्या नाम है इसका? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री CH4 में जो आएगी, ठीक। तो यहाँ पे आपको टेट्राहेड्रल को दिखाओगे बेटा, ये कार्बन, ठीक है, यहाँ पे सीधी खड़ी लाइन नहीं लेनी है आपने, यहाँ पे सीधी थोड़ा सा स्लाइटली टिल्टेड लाइन लेनी है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, टेट्राहेड्रल में। यहाँ पे फिर नेक्स्ट कार्बन हाइड्रोजन इस तरह से, नेक्स्ट कार्बन हाइड्रोजन इस तरह से, और नेक्स्ट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से, सो दैट कि अगर हम इसको एक ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास एक क्या बनता है, एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बनता है, रेगुलर डेफिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन जो कि इस तरह से होती है। तो ये हमने कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एग्जांपल्स के तौर पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के द्वारा डिस्कस किए। अब फाइनली बेटा आप अपनी कॉपी पे पेन उठाइए और ये चार्ट बनाइए, ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म यहाँ पे नोट कीजिए। देखिए आपने याद रखना है कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर मॉलिक्यूल के पास इस तरह से हुए तो जाकर बेटा वहां पर
इस किस्म की सिचुएशंस होती है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, मैं थोड़ा सा वापस करता हूँ इसको, आप यहाँ पे देख सकते हो, 1 मिनट, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा था शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की शेप जिनमें लोन पेयर्स भी आएगा, जिनमें आपको बॉन्ड पेयर्स भी देखने को मिलेगा, उनकी हम यहाँ पे बेटा बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि जब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास 2 होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, आपको पता है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर में हम बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ठीक है, जो अगर दोनों प्रेजेंट है तो दोनों बताते हैं, अब फिर दोनों में से कौन कौन से, वही सिचुएशन हम यहाँ पे बता रहे हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आपके पास मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, फिर अगला कॉलम था बॉन्ड पेयर कितना होगा, उसमें लोन पेयर कितना होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, एग्जांपल क्या होगी। तो हम कह रहे हैं टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है और वही है सिर्फ बॉन्ड पेयर, यानी बॉन्डिंग में ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कोई लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर है। तो आपने याद रखना है कि तब मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है वो लीनियर मानी जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। इफ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इज 2 and that too is only bonded pair of electron, no lone pair of electrons, then geometry is said to be as per Vesper theory linear. And example of molecule is like you can say BeH2 है, BeCl2, BeF2 etc. ठीक है, जैसे देखिए इनको आप इस तरह से बताओगे लीनियर ज्योमेट्री का मतलब, जैसे CO2 में अभी मैंने बताया था सेंट्रल एटम यहाँ BeH2 में आपका बेरिलियम होगा, 2 हाइड्रोजन आपके इस तरह से जुड़ेंगे। ठीक, समझ आ रही है आपको बात? तो यहाँ पर लीनियर स्ट्रेटली जुड़ेंगे ये तीनों एटम्स यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे लीनियर ज्योमेट्री। नेक्स्ट है अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है और 3 के 3 ही है बॉन्डेड पेयर, 0 है लोन पेयर, तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री वेस्पर थ्योरी कहती है ट्राईएंगुलर प्लानर। जैसे अभी आपने BF3 में देखा था, तो BF3 मॉलिक्यूल बोलो, BH3 मॉलिक्यूल बोलो। ठीक है, जैसे BF3 अभी ऊपर बताया आपने, वो हमने यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, या BH3 ले लो इसी तरह से BF3 के अलावा। ठीक है, इस तरह की ज्योमेट्री बेटा। ठीक है, ट्राईएंगुलर प्लानर ज्योमेट्री। लेकिन अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, तो देखिए यहां पर सिचुएशन तुम्हारे सामने है, सेंट्रल एटम को देखिए, BH3 के सेंट्रल एटम को देखिए, बोरान को, यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ रहा है, ये 1, एक यहां पर इस बोरान और हाइड्रोजन के बीच, एक यहां पे कितने हो गए, 2 पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक और, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ रहे हैं, एक यहां 2, एक यहां 3। तो कोई बोरान के पास मैं लोन पेयर दिखा रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं कुछ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर है, वो भी 3, और लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3, वो भी सिर्फ बॉन्डेड पेयर, और लोन पेयर 0। तो ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री वेस्पर थ्योरी कहती है ट्राईएंगुलर प्लानर, और एग्जांपल BH3, BF3 वगैरह। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है यहाँ पे जरा आप इंपॉर्टेंट है, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं, 4 के 4 हैं बॉन्डेड, 0 है लोन पेयर, तो तब आपने याद रखनी है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। जैसे देखो अभी हमने CH4 ऊपर डिस्कस किया था, CH4 का सेंट्रल एटम जो है, और ये आपने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कहाँ पे चेक करने, मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के साथ। तो मैंने कहा कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 के 4 बॉन्डेड, कोई लोन पेयर नहीं, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल मानी जाएगी। एग्जांपल जो है वो, जैसे कि इस कम की एग्जांपल हम कॉमन बोलते हैं मीथेन मॉलिक्यूल CH4। जैसे देखो यहाँ पर अभी मैंने बताया था टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा बेटा इसका। तो यहाँ पे देखो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो सेंट्रल एटम कार्बन के पास कोई लोन पेयर है, अगर होता तो मैं दिखा लेता, है ही नहीं कोई। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डेड है, कोई लोन पेयर सेंट्रल एटम कार्बन के पास नहीं। तो इसकी ज्योमेट्री फिर कैसी बनती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को बेटा हम एज एन एग्जांपल यहाँ पर CH4 कह गए। ठीक, चलो नेक्स्ट कहते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 हैं और 4 में से 3 बॉन्डेड, 1 लोन पेयर। देखो ये एक स्पेशल केस आ रहे हैं, 2 और 4 0 के अलावा। तो हम बोलेंगे यहाँ पर अगर 4 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 है बॉन्डेड, 1 है लोन पेयर, तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है ट्राईगोनल, ठीक है, पिरामिडल, ट्राईगोनल पिरामिडल, जैसे कि NH3, जैसे नाइट्रोजन यहाँ पर। ठीक है, अब आप देखिए जरा यहाँ पर 4 3 का केस। ठीक है, मैं दिखाऊँ ट्राईगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री इस तरह से होती है, NH3 3 बेटा इस तरह से। आप बताओगे सर यहाँ पर तो 3 ही इलेक्ट्रॉन पेयर आए। ठीक है, 1 2 3, लेकिन ये बॉन्डेड है, हमने 4 तो टोटल बताए हैं, लेकिन 3 बॉन्डेड, तो 3 बॉन्डेड देखिए 1 2 3 में दिखा गया। 1 है लोन पेयर, तो उस लोन पेयर को आप दिखा दीजिए यहाँ पे। अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर
बॉन्ड पेयर लोन पेयर करके दिखा दीजिए, 4 आने चाहिए, एक लोन पेयर ये, 3 बॉन्ड पेयर ये, 1 2 3, तो तीनों एक कितना हो गए, टोटल 4 ही तो हो गए, 3 बॉन्डेड और एक लोन पेयर। तो ये जो ज्योमेट्री मैंने यहाँ पे बनाई बेटा, इसी को बोलते हैं पिरामिडल ज्योमेट्री। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे इसको, ट्राइगनल पिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक, उसके बाद है बेटा आपका 4 अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 हैं बॉन्डेड पेयर, 2 है लोन पेयर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है ये भी। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4, 2 बॉन्डेड 2 लोन पेयर, शेप होगी, ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की बेंट, जैसे कि अभी मैंने आपको H2 मॉलिक्यूल डिस्कस किया था। तो यहाँ पर देखिए सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, और उसके जो नेक्स्ट बॉन्डेड एटम्स हैं 2 हाइड्रोजन्स, वो इस तरह से वी शेप में यानी बेंट शेप में होंगे। ठीक, और यहाँ पे आप बताओगे कि टोटल देखो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन है, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इस तरह से शेयर करेगा एक इस हाइड्रोजन के साथ, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हमें बॉन्डिंग में 1 और 1 2 देखने को मिलेंगे। और बाकी अगर हम ऑक्सीजन के देखेंगे, वैलेंस शेल से 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ गए, तो 4 उधर ही है, यानी 2 पेयर्स। तो बेटा 2 पेयर रह रहे हैं लोन पेयर और 2 रह रहे हैं बॉन्डिंग पेयर, तो टोटल हो गए 4, 4 में से 2 बॉन्डिंग और 2 लोन पेयर, इस तरह से। तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री लेकिन कैसी होगी, बेंट शेप या वी शेप भी आप यहां पे बोल सकते हो। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास 5 है, 5 के 5 है बॉन्डेड, कोई लोन पेयर नहीं, 0 लोन पेयर है, तो ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री आपने याद रखनी है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जैसे कि PCl5। देखिए मैं आपको दिखाता हूं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री कैसी होती है। आप सेंट्रल एटम फास्फोरस को दिखाएंगे, PCCl क्लोरीन्स कितने हैं, 5 हैं, मैं एक क्लोरीन यहाँ दिखा रहा हूँ, एक क्लोरीन यहाँ दिखा रहा हूँ, एक यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आउट ऑफ 5 मैंने 3 इस तरह से दिखा दिए। बेटा यही बनाएगा आपके पास ट्राइगोन। ठीक है, बाइपिरामिडल, आप सेंट्रल एटम से एक अबो, इस प्लेन से एक अबो और एक आ जाएगा इसके बिलो। ठीक है, इसको बोलेंगे हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर एक ही साइड होगा ना, देखो जैसे अभी NH3 में आया था, एक ही साइड सेंट्रल एटम के ऊपर या नीचे एक साइड में, उसको पिरामिडल बोला था, उसको बोला था हमने ट्राइगोनल पिरामिडल यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों साइड आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे बाइपिरामिडल। ट्राइगन तो बोलेंगे साथ में, लेकिन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री इसको बोलते हैं। ठीक, उसके बाद है बेटा 5 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 बॉन्डेड 1 लोन पेयर, इसको बोलते हैं सीसा। सीसा आपने खेला भी होगा, सीसा ज्योमेट्री इसकी बनती है जी। जैसे अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, 4 बॉन्डेड 1 लोन पेयर है, तो इसको हम बोलते हैं सीसा ज्योमेट्री। जैसे एग्जांपल क्या है, टेट्राफ्लोराइड, हेक्सा नहीं टेट्राफ्लोराइड SF4। तो ये सल्फर इस तरह से आ गया आपके पास, ये 2 फ्लोरीन्स आपके पास 4 में से इस तरह से हैं, और बाकी 2 जो हैं आपके इस तरह से। ठीक है, इसी तरह की ज्योमेट्री को सीसा बोलते हैं ना। आप यहाँ पर बैठे हो, यहाँ पर बैठे हो, ये साइड नीचे चली जाएगी, ये ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये इनकी सपोर्ट से मान लो सीसा गैम जो होती है। ठीक, तो यहाँ पे बैठे हो, ये नीचे चली जाएगी, ये ऊपर आ जाएगी। या आप 2 बच्चे हो, यहाँ पर भी एक बच्चा खड़ा है, यहाँ पर भी एक बच्चा खड़ा है। ठीक है, जिसका वेट ज्यादा होगा वो नीचे जाएगा, जिसका वेट कम है वो ऊपर आ जाएगा, वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि अगर आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 5 हैं मॉलिक्यूल में, उसमें 4 हैं बॉन्डेड और 1 है लोन पेयर। देखिए फिर से मैं दिखा रहा हूं, ये बॉन्डेड पेयर इस तरह से आपके पास आ रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर लेकिन 5 है। मैंने बॉन्डेड पेयर अभी दिखाया आपको 1 2 3 4, 5 में से 4 बॉन्डेड मैंने दिखा दिए, और 1 लोन पेयर। अब लोन पेयर को आप दिखा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल 1 2 3 4 5, 5 में से 1 लोन पेयर, 4 बॉन्डेड पेयर, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री सीसा, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है बेटा, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, उनमें से बॉन्डेड 3 और अगर लोन पेयर 2 हुए, तो टी शेप, टी होता है ना ABC में टी लिखते हैं, टी शेप की ज्योमेट्री बनती है। एग्जांपल क्या है इधर, ClF3, इसको इंटर हेलोजन भी बोलते हैं, हेलोजन्स, क्लोरीन फ्लोरीन आपस में मिलकर जो कंपाउंड बना है, ClF3। देखो बेटा ClF3 में आप बताओगे कि सर सेंट्रल एटम क्लोरीन ये है। ठीक है, और यहाँ पे आप बताओगे एक फ्लोरीन इसका इधर होगा और एक फ्लोरीन इसका इधर होगा। ठीक है, और एक फ्लोरीन इसका इधर होगा, टी बनाना है ना, तो इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये इसकी टी शेप मानी जाएगी। और वहां पे अगर आपने टैली करनी होगी ये चीज बेटा कि सर ये क्लोरीन है, ये फ्लोरीन, 3 आपने इस तरह से बता दिए, टी शेप तो ये आ गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा टैली करवाओ।
तो इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल 5 थे, लेकिन यहाँ 3 दिखा रहे हो, ये बॉन्डेड हैं, तो बॉन्डेड वाले टैली हो गए। अब 2 लोन पेयर जो है आप यहाँ पे इस तरह से दिखा सकते हो, ठीक है। सेंट्रल एटम क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन टोटल थे, तो 7 में से 3 तो आपके इधर आ गए ना, अब रह गए 4 मतलब 2 पैर्स, तो वो 2 पैर्स आप इस तरह से दिखा सकते हो, ठीक, ये टी शेप में। उसके बाद है नेक्स्ट है 6 मतलब 6 अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे, 6 के 6 बॉन्डेड है, 0 लोन पेयर है। ऑक्टाहेड्रल, तब मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो एग्जांपल SF6। अब ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है, सल्फर, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में आप बताएंगे ये सल्फर फ्लोरीन, ये सल्फर फ्लोरीन, ठीक है, और फिर ये सल्फर फ्लोरीन और ये सल्फर फ्लोरीन, ठीक है। आगे 4, तो 2 आप बताओगे बेटा, 1 अबव एंड 1 बिलो दिस प्लेन, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं हम इसको, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक। अब है यहाँ पे भी आप बता सकते हो, लेकिन टैली कर सकते हो SF6 में आप कि हमारे पास कितने टोटल थे इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 6, और 6 के 6 हैं यहाँ पे बॉन्डेड, ठीक है, कोई लोन पेयर नहीं है। देखो अगर सेंट्रल एटम सल्फर के पास लोन पेयर होता मैं दिखाता, और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 1 2 3 4 5 6 और 6 के 6 ही हैं बॉन्डेड, ठीक, कोई लोन पेयर नहीं है, तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल जैसे मैंने आपको इस तरह से बताई, ठीक। तो उसके बाद आपने याद रखना है, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है, उसमें बॉन्डेड 5 है, 1 लोन पेयर है, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री का नाम याद रखना है। जैसे ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, ब्रोमीन है, 5 फ्लोरीन इस तरह से होंगे, ठीक है बेटा, जैसे स्क्वायर में होते हैं, स्क्वायर जिस तरह से बनता है। अब स्क्वायर पिरामिडल मैंने बताया आपको, पिरामिड में मतलब अब या तो अबो दिस प्लेन या बिलो दिस प्लेन आप 1 फ्लोरीन यहाँ पे दिखाओ, ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। और वहाँ पे भी आप बता सकते हो बेटा स्क्वायर पिरामिडल में कि जो ये एग्जांपल बताई मैंने यहाँ पे आपको BrF5, यहाँ पे आप टैली कर सकते हो कि मेरे पास टोटल कितने थे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास 6 हैं, तो यहाँ पर लेकिन 5 ही दिखाए, 1 2 3 4 5, लेकिन ये बॉन्ड पेयर है, तो ये 5 वाले, तो फिर 1 लोन पेयर आप यहाँ दिखा सकते हो, ठीक है, हो गए 6 टोटल। तो लेकिन ज्योमेट्री इसकी स्क्वायर, ठीक है, पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। उसके बाद है अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6, उसमें से बॉन्डेड पेयर 4 होंगे, 2 होंगे लोन पेयर, तो उसको हम बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पे ध्यान करना आपको कंफ्यूजन ना हो, स्क्वायर पिरामिडल यहाँ पे है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। इस वाले केस में अगर टोटल 6, 4 बॉन्डेड, 2 लोन पेयर, तो जैसे जिनॉन टेट्राफ्लोराइड, जिनॉन Xe, ठीक है, और F4, फ्लोरीन्स कितने 1 2 3 और 4, ठीक है। यहाँ पर अगर आप जिनॉन की बात करेंगे, इसमें भी तुम्हारे पास कितने हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे बात की बेटा, तो इसके पास 4 फ्लोरीन्स तो आ गए, तो बस नॉर्मली आपने इनको इस तरह से बता दिया, ये स्क्वायर प्लेन, मतलब जिस तरह से प्लेन स्क्वायर होता है हमारे पास, उस तरह के ज्योमेट्री यहाँ पे बन जाता है सेंट्रल एटम जिनॉन और इन 4 फ्लोरीन्स के बीच, XeF4 के बीच, ठीक। लेकिन साथ में बता रहे हो कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 थे, यहाँ 1 2 3 4 ही आ रहे हैं, ये तो बॉन्डेड है ना, तो बॉन्ड वाले टैली हो गए। 2 है लोन पेयर, 2 लोन पेयर को आप 1 अबव एंड 1 बिलो दिखा सकते हो, ठीक, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स को, यानी 2 पेयर्स को, ठीक। तो बेटा ये था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, यानी जिसका जो जनरल टॉपिक हमने आज पढ़ा ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए बेटा आपने देखा कि फर्स्ट एवर थ्योरी जो थी विच explains the shape of molecules, it was valence shell electron pair repulsion theory, which is also known as shortly as Vesper theory. It was given by Sidgwick and Powell in 1940 and was later modified by you can say Nehalem and Gillespie in 1957. तो बेटा ये दिस वाज ऑल अबाउट दी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, दैट मीन शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया हो, और आप फर्स्ट टू लास्ट देखिए लेक्चर को, ठीक है। तो बेटा बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लेक्चर में इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।